कभी राजस्थान के अलवर की गलियों से चली एक लड़की जिसने एक वक्त में माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी की नौकरी छोड़ दी। आज वह गुजरात राज्य के छोटा उदेपुर जिले की दिशा बदल रही है। हम बात कर रहे हैं आईएएस गार्गी जैन की। जी स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। मैम आपका जन्म राजस्थान में, शिक्षा राजस्थान में और अब कर्मभूमि गुजरात है, तो किस नज़र से देखते हो? मेरी एजुकेशन राजस्थान में हुई है और अभी मैं एज एन आईएएस ऑफिसर गुजरात काडर में सर्व करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे लगता नहीं है। राजस्थान गुजरात दोनों नेबरिंग स्टेट्स हैं, कल्चर सेम है और बैकग्राउंड सेम है और लैंग्वेज भी काफ़ी सिमिलर है। तो आई फील वेरी कंफर्टेबल इन गुजरात एंड इट इज़ लाइक नेक्स्ट होम टू मी। मैम जनरली कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आपने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी छोड़कर सिविल सर्विस पसंद किया, तो क्या वो पल था? जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में थी, माइक्रोसॉफ्ट मेरा एक ड्रीम जॉब था। मैं जब कॉलेज में थी तो मैं हमेशा चाहती थी कि जो ड्रीम कंपनीज हैं उसमें सिलेक्शन हो। माइक्रोसॉफ्ट में हुआ तो मैं बहुत खुश थी। वहाँ जाने के कुछ ही मंथ्स में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा है, मतलब सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छी थी। बट समहाउ जब आप काम से वापस आते हो और सोचते हो कि क्या चीज़ है जिससे आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्या चीज़ है जिससे आपको लग रहा है कि रात को हाँ मैंने ये काम अच्छा किया था, तो मुझे ये काम करके, किसी की हेल्प करके मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो वो सेटिस्फैक्शन वहाँ पर नहीं था। रात को जो बोलते हैं कि अच्छी नींद आए, सुकून की नींद आए, तो वो चीज़ वहाँ नहीं थी। तब मैंने डिसाइड किया कि सिविल सर्विसेज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके थ्रू आप बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर सकते हो, तो मोनोटोनस नहीं रहता है। प्लस ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके थ्रू आप लार्जर क्राउड तक पहुंच के उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं और अपने नेशन को कुछ वापस दे सकते हैं। इसीलिए मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से सिविल सर्विसेज में आना प्रेफर किया। यूपीएससी की जो एग्ज़ाम रहती है वो काफ़ी टफ रहती है और हर संभव व्यक्ति को पहले प्रयास में अगर निष्फलता मिलती है, तो आपके साथ भी मैम ऐसा हुआ था, तो उस वक्त का पल क्या था? फर्स्ट अटेम्प्ट में जिस दिन रिजल्ट आया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 12 मार्क्स से मैं रही थी। तो आई कॉल्ड माय पापा की सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने बस ये चीज़ बोला था कि असफलता के बाद ही सफलता आती है। और फिर मुझे लगा कि अगर कंटिन्यूस प्रयास रहेगा तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में ज़रूर सफलता मिलेगी। वही एक मंत्र था, असफलता के बाद सफलता। उसके साथ मैं आगे बढ़ी और सेकेंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। जब आपने यूपीएससी क्रैक किया और गुजरात कैडर मिला, तो कभी वो पल आया कि ऐसा कुछ फील हुआ कि भाई मैं राजस्थान में जन्म है, राजस्थान में शिक्षा है, तो राजस्थान के लिए कुछ करना है, ऐसा कुछ? मेरा सिलेक्शन जब हुआ था तो मुझे कर्नाटका काडर ओरिजिनली अलॉट हुआ था और शादी के बाद फिर मेरा काडर ट्रांसफ़र गुजरात हुआ था। कर्नाटका में भी कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं राजस्थान से हूँ तो कर्नाटका में क्यों हूँ, या गुजरात आके भी कभी ऐसा नहीं लगा। क्योंकि जब आप तैयारी करते हो तो आपका माइंडसेट ऐसा रहता है कि आपको किसी इंडिया के किसी भी स्टेट में जाके सर्व करना पड़ सकता है। तो कोई भी स्टेट अगर आपको मिलता है तो वो आपके लिए सरप्राइज नहीं रहता है। आप बहुत इजीली अगर माइंडसेट पहले से तैयार है तो आप उसे चूज़ कर सकते हो। और गुजरात और राजस्थान, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सिमिलर स्टेट है, तो कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि आप अपने घर से बाहर हो। तो आईएएस बनने के बाद से लेकर अब तक छोटा उदेपुर कलेक्टर तक का सफ़र आपका कैसा रहा और किन किन विभागों में नियुक्ति मिली? आईएएस बनने के बाद सबसे पहले मेरा प्रोबेशन मैंगलोर जिले में हुआ था, कर्नाटका के। उसके बाद मैंने एसडीएम तरीके हॉस्पिट में काम किया है कर्नाटका में, और आधी एसडीएमशिप मैंने वडोदरा ग्राम्य में की है। उसके बाद डीडीओ तरीके मैं खेड़ा में रही हूँ, और उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग तरीके मैंने काम किया है। एक जीआईएल करके सरकारी कंपनी है, उसके एमडी तरीके काम किया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किया है। और उसके बाद मेरी नियुक्ति अभी कलेक्टर छोटा उदेपुर तरीके है। तो बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स का काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस मुझे मिला है, और इसकी वजह से जो डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, और उसकी वजह से जो आप अलग अलग डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस लेके
एक जिले में आके जब काम करने लगते हैं तो वो जिले में आके काम करना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि इतने वाइड एक्सपीरियंस के बाद एक डिस्ट्रिक्ट को एज अ होल बिग पिक्चर आप देखकर अलग अलग सेक्टर्स में अपना डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव डिसाइड करके उसका डेवलपमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। छोटा उदयपुर जो है वो पूर्ण रूप से आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पे साक्षरता दर की बात अगर करें हम तो कुछ रिकॉर्ड को देखते हैं तो वो 65% है। तो मैम ऐसा क्या किया जाए कि साक्षरता दर को बढ़ाया जाए? साक्षरता छोटा उदयपुर में पहले के कंपैरिजन में अभी बहुत इम्प्रूव हुआ है और इसके इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारे स्टेप्स गुजरात गवर्नमेंट ने अलग अलग किए हैं। एनरोलमेंट हमारा काफ़ी हाई स्केल पे पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट 100% पहुंच चुका है। इसके अलावा सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं जिसके थ्रू हम बच्चों को रिटेन करके रख सके। मिड डे मील स्कीम चलती है जिससे बच्चों को पोषण की कमी महसूस ना हो, और बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स चलती हैं जिससे जितने भी पछात वर्ग के, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं उन सबको हेल्प मिल सके। तो इसकी और प्लस बहुत सारे एक्स्ट्रा क्लासेस हमारे चलते हैं। टीचर्स की ट्रेनिंग जो है उसकी वजह से इम्प्रूव टीचर्स की जो ट्रेनिंग के इम्प्रूवमेंट की वजह से जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एनहांसमेंट हो रहा है। विद्या समीक्षा केंद्र एक है जिसकी वजह से मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो पा रही है, तो उससे आने वाले समय में हमें और भी बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर मैम छोटा उदयपुर मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ एक जिला है, स्वास्थ्य को लेके, आरोग्य को लेके यहाँ पे समस्या आती है। अभी अक्सर कभी सुनने में आता है कि कोई लंबी बीमारी होती है तो बड़ौदा तक जाना पड़ता है या सूरत जाना पड़ता है। तो मैम आने वाले वक्त में ऐसे तो क्या प्रयास रहेंगे कि छोटा उदयपुर के रहवासी जो है उनको यहीं पे आरोग्य की अच्छी सुविधा मिल सकती है? छोटा उदयपुर में हमारे पास PHCs हैं, CHC हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे स्पेशलिस्ट भी हैं, और जो स्पेशलिस्ट हमारे पास सरकारी परमानेंट नहीं होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वीक में टाइम डिसाइड करके उनको बुलाया जाता है, जिससे इस तरह की सारी सुविधाएं एटलीस्ट जिला स्तर पे लोगों को उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा अभी ट्रांसपोर्टेशन की इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि बहुत ही सीमित समय में लोग जितनी टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटी है जो वडोदरा में अवेलेबल है उसको अवेल कर सकें। तो सरकार का इसके लिए भी सतत प्रयत्न है इस तरीके से। और आने वाले समय में मेडिकल हेल्थ केयर यूनिट्स और इंक्रीज करने का प्लान है। मेडिकल कॉलेज के प्लान के थ्रू हम ये सारी जितनी भी चीजें हैं उसको, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। छोटा उदयपुर में कलेक्टर के पद पर तैनात हो तो छोटा उदयपुर के विकास के कार्यों की क्या क्या योजनाएं चल रही है? छोटा उदयपुर इज प्राइमरीली अ माइनिंग डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे सैंड माइनिंग, डोलोमाइट माइनिंग ये बहुत होती है, और यहाँ का जो लोगों का रोजगार है वो इस पे काफी डिपेंड करता है। और हम कोशिश करते हैं कि सैंड माइनिंग, डोलोमाइट माइनिंग ये सब एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए, बहुत ही लीगल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए और लोगों के रोजगार को ध्यान में रखते हुए अच्छे से हो। तो इसके लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कमिश्नर जियोलॉजी एंड माइनिंग के ऑफिस से की जाती हैं। दूसरा, छोटा उदयपुर का जो रिच ट्राइबल एंड कल्चरल हेरिटेज है उसके थ्रू हम छोटा उदयपुर को विश्व में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे रख सकते हैं। जितना रिच ट्राइबल एंड कल्चरल हेरिटेज है उसको और ज़्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए हर साल यहाँ पे गेर मेला होता है जो विश्व विख्यात गेर मेला है। उसके लिए सरकार की तरफ से एक ग्रांट भी आती है जिसके थ्रू हम इसे बहुत बड़े स्तर पे कर पाते हैं और हमारी जो गेर की टुकड़ियाँ हैं उनको विश्व स्तर पे ले जा पाते हैं। तीसरा, यहाँ पे टूरिज्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है। हापेश्वर है, केवड़ी है, झंड हनुमान है और धार सिमेल 2-3 वाटरफॉल्स हैं जहाँ पे अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो बहुत बड़ा स्कोप है। प्लस छोटा उदयपुर का जो लोकेशन है वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। एक तरफ मध्य प्रदेश है, एक तरफ महाराष्ट्र है, एक तरफ स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के जितने भी पर्यटक हैं उनको हम अगर यहाँ पे इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म डेवलप करते हैं तो 1 डे 2 डे का टूर पैकेज बना के स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ इंटीग्रेट करके अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो वो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसपे अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट ऑफ गुजरात काम कर रही है। मैम, अक्सर फिटनेस को लेकर आप चर्चा में रहते हैं, तो क्या है उसके अनुशासन के पीछे के राज क्या है? फिटनेस में मेरी रुचि पोस्ट प्रेगनेंसी रही थी। स्टार्ट करने का रीज़न ओवरवेट था, लेकिन उसके बाद आई रियलाइज कि अगर आप फिजिकली फिट होते हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस है
काम में जो परफॉर्मेंस होता है, प्लस बाकी पर्सनल लाइफ में जो आप के इश्यूज होते हैं या फिर मेंटल स्ट्रेस होता है, तो वो बहुत कम हो जाता है। वो बोलते हैं हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं अगर आप वर्कआउट करते हैं। फिजिकली फिट तो रहते ही हैं, मेंटली फिट भी रहते हैं, तो उसकी वजह से ये लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। तो इस तरीके से मैं फिटनेस की तरफ मूव हुई। मैम, आपने एक सपना देखा है कि आने वाले वक्त में छोटा उदेपुर को स्पोर्ट कैपिटल ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाए, तो वो सोच कहाँ से आई, वो सपना कैसे और उसे कैसे डेवलप किया जाए? छोटा उदयपुर में जितने भी बच्चे आप देखेंगे उन सब में एक नेचुरल एथलेटिसिज्म होता है, मतलब नेचुरली वो लोग फिट होते हैं और स्पोर्टिंग कैपेबिलिटी उनकी काफ़ी अच्छी होती है। स्पोर्ट्स में जैसे आर्चरी, गिलोल, यहाँ के जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है उसमें तो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते ही हैं। इसके अलावा फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, इन सब में भी बच्चों का परफॉर्मेंस नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बच्चों को अवेलेबल कर पाएँ तो उससे उनका जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि अभी बच्चों को डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाना पड़ता है अगर कुछ भी उन्हें प्रैक्टिस करना हो। तो इसके लिए हमने प्लान किया है कि डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी ग्रांट्स आती हैं, ट्राइबल ग्रांट होती है, विकासशील ग्रांट होती है, उन सबको कन्वर्ज करके कुछ 6-7 जगह अच्छी अच्छी स्पोर्टिंग फैसिलिटी, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करें, जिससे जितने भी हमारे ज़िले के बच्चे हैं उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेल हो, उसका यूज़ करके वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच पाएँ। इस योजना और ये सपने को सफल बनाने के लिए क्या कोई रोड मैप है? इसको हमने सबसे पहले प्लान किया है कि तालुका में कौन से लेवल पे, वो हमने स्कूल्स प्लान किए हैं, जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं, ट्राइबल स्कूल्स हैं, GLRS, CMRS वगैरह, तो वहाँ पे ऑलरेडी उनके पास काफ़ी बड़ा स्पेस है जहाँ पे हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, तो वो हमने प्लान किया है। उसके बाद दूसरा इशू आता है कि फ़ंड कहाँ से करेंगे, तो फंड करने के लिए हमारे पास NGP की ग्रांट है यहाँ पे, क्योंकि माइनिंग होती है तो DMF की ग्रांट होती है, बाकी MP MLA की ग्रांट्स होती हैं, उन सबको कन्वर्ज करके हमने एक पैकेज प्लान किया है, एक पूरा प्रोजेक्ट प्लान किया है, और उसके तहत हम अराउंड 6 लोकेशन पे अलग अलग फैसिलिटी डेवलप करेंगे। अब मैम, एक महिला अधिकारी होने के नाते पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस कैसे करते हैं? हमेशा विमेन ऑफिसर से पूछा जाता है कि बहुत डिफिकल्ट रहता होगा पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ मैनेज करना, बट मुझे लगता है कि अगर टाइम आप अच्छे से मैनेज करो तो बहुत इजीली आप मैनेज कर सकते हो। बहुत बार ऐसे होता है कि आप जैसे मेरा पर्सनल ऐसा है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, जिससे फिटनेस का जो मेरा शेड्यूल है मैं उसको रेगुलर रख पाऊँ। उसके बाद बच्चों को टाइम देना होता है, वो स्कूल जाते हैं, उसके बाद ऑफिस आता है, फिर वापस से आप आते हैं तो बच्चों को, फैमिली को टाइम देना होता है। तो अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके चलें तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आने वाले वक्त में मैम छोटा उदयपुर को किस ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं? छोटा उदयपुर में बहुत स्कोप है एजुकेशन, हेल्थ दोनों के इम्प्रूवमेंट का, तो आने वाले समय में एजुकेशन और हेल्थ में छोटा उदयपुर वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट बने। प्लस स्पोर्ट्स और टूरिज्म, इन दोनों में बहुत आगे छोटा उदयपुर जा सकता है। तो स्पोर्ट्स और टूरिज्म इनफैक्ट कैपिटल बन सकता है छोटा उदयपुर, पूरे गुजरात की या हम कहें पूरे इंडिया की। तो इन दोनों चीज़ों में हम छोटा उदयपुर को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, और वही हमारा स्वप्न है। इस चर्चा के माध्यम से यहाँ की जनता के लिए कोई संदेश है? मैं यहाँ के जितने भी यूथ हैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे हमेशा कुछ कुछ ड्रीम्स रहते हैं, और अगर उन ड्रीम के पीछे हम कंटिन्यूस प्रयास के साथ भागते रहें, उसके पीछे लग जाएं, तो हम सक्सेस बहुत इजीली पा सकते हैं। तो हमें एक ड्रीम अपना चूज करना चाहिए और उसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए, और वो ड्रीम रियलाइज करना फिर बहुत आसान है। इनकी बातें हमें बताती है, अगर इरादे और सोच मजबूत हो तो किसी भी जिले की तस्वीर बदली जा सकती है।